राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज जो है हम सब सीटेट साइंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि पेपर 14 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है 61 सवाल चलेंगे। 67 से ही स्टार्ट होता है, यानी कि 60 से 90 तक आपको मैथ और साइंस का सवाल देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद जो है ये 90 तक हम लोग साइंस कर लेंगे, और इसके बाद जो हम मैथ का सॉल्यूशन भी डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। सबसे पहले पहला सवाल क्या करा है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन बी, वायु गर्म होने पर क्या फैलती है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी क्या वह दूधिया हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस क्या कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। सवाल पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सवाल में क्या करा है, वो क्या है ऑब्जर्वेशन, आई क्या है इन्फेरेंस। अब इसके स्टेटमेंट के बेस पे आपको जो है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बात करना है। तो सबसे पहले यदि जिन भाइयों को ऑब्जर्वेशन या इन्फेरेंस के बारे में पता नहीं है, सबसे पहले उसका जो डिफरेंट देख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन। ये जो होता है किसी फैक्ट के बेस्ड पर, या फिर यू एक्सपीरियंस थ्रू वन ऑफ योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस समझते हो, फाइव इंद्रियां, आँख, यानी कि जब आप सोचते हो, थिंकिंग, सुनते हो, बोलते हो या एक्सपीरियंस करते हो। फिर इन्फेरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन, इन्फेरेंस क्या होता है रिजल्ट देना, यानी कि लास्ट में पहले ऑब्जर्वेशन कर लिए फिर उसके बाद रिजल्ट, यानी कि क्या थिंक किए उनके बारे में, यानी कि व्हाट यू थिंक और डिसाइड अबाउट समथिंग यू हैव ऑब्जर्व। यदि आपके सामने किसी पक्षी को रख दिया जाए, पक्षी का पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले उसे क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या से कौन सी हरकतें कर रही है। ठीक है, अब वो हरकतें के आधार पर इन्फेरेंस निकालेंगे, यानी कि बोलेंगे कि अच्छा ये कैटेगरी का इस पक्षी का है जो है इस तरह से करता है ना, बिहेव करता है, तो इसका रिजल्ट देंगे कि अच्छा ये पक्षी ये है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस समझ में आ गया। यानी कि इन्फेरेंस साफ तौर पर कहा जाए, यानी कि इन्फेरेंस ये क्या होता है, वेयर ऑब्जर्वेशन रिक्वायर डाटा गैदरिंग, यानी कि पूरा ढेर सारा एक चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करके डाटा पहले अंदर डालिए, फिर अंदर से सारे डाटे को मिक्स करके एक बार में रिजल्ट आप दे दिए। जिस तरह से आप मैथ सोल्व करते हो, आपके सामने इतना बड़ा सवाल है, आप कंसेप्ट मन में कर लिए, ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन। सॉल्यूशन भी यानी कि कैलकुलेशन भी जोड़ घटाव मन में कर लिए, ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन। और डायरेक्ट चार आंसर बता दिए, क्या हो गया इन्फेरेंस। अब तो समझ में आ गया या अभी भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, छोटा है पर मोटी बात है। ये क्या करा है, अवलोकन किसी चीज को अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से समझना है, जबकि अनुमान उन अवलोकनों से निकाला गया निष्कर्ष या स्पष्टीकरण है जो अक्सर पूर्व ज्ञान और तर्क पर आधारित होते हैं। अच्छा, अवलोकन समझे, इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन क्या अवलोकन, जबकि अनुमान इन्फेरेंस, अवलोकन से निकाला गया निष्कर्ष। अब समझ में आ गया यार। तो ये सवाल क्या कर रहा है कि धातु ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारकीय होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं, ये क्या डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा है। तो ये क्या हो गया आई, ठीक है, इन्फेरेंस लिख देते हैं। वायु जो होता है गर्म करने पर फैलता है, एक्सपैंड करता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा है, इन्फेरेंस। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर, यानी कि किसी चीज़ में मिक्स कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अच्छा, ये ऑब्जर्व कीजिएगा ना, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये भी क्या हो गया ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया फिर ऑब्जर्व किया, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ओ, ये सी हो गया ओ ऑब्जर्वेशन, डी क्या हो गया आई इन्फेरेंस। अच्छा, ओ जो हो गया कौची को जो हो गया सी एंड डी, इन्फेरेंस क्या हो गया, इन्फेरेंस हो गया ए एंड बी। तो दिया है क्या सी एंड डी पहला ही दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है,
62 सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। क्या आइडियाज आर स्टेबल, विचार स्थिर होते हैं। क्या आपके विचार स्थिर हैं, स्टेबल हैं। ऑप्शन बी, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। आइडियाज आर रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि विरोध करते हैं। जब आपको चेंज आइडिया, कोई आइडिया को चेंज करते हैं तो आप इसमें विरोध पाते हैं, नहीं। अच्छा, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। या फिर विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये कहना गलत है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेगेटिव पॉइंट मिल गया। यानी कि इस तरह से अगर आप इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो ना, तो अगर आपको ये नोट पूछ दिया तो ऑप्शन में जो है नेगेटिव पॉइंट ढूंढने लग जाएगा, पॉजिटिव तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको जो है सोल्यूशन पूरा अच्छा से समझाया गया, आप पढ़ लेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको RCTGT एकेडमी पर, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पढ़ा रहे हैं ठीक उसी तरह से पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अगला सवाल क्या कर रहा है, 63। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या कर रहा है, जब, अच्छा ये सीधी सीधी पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि अम्ल जल में डालना चाहिए या फिर जल को अम्ल में डालना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ देखेंगे फोटो, ये फिगर है। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, यानी कि एसिड टू वाटर, ना कि वाटर को एसिड में डालें। अच्छा ये देखिए एसिड है, एसिड में अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो ये गलत होगा। अगर एसिड से वाटर में डाल रहे हैं तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि अम्लों को पता करने के लिए, अम्ल क्या होता है, एसिड, एसिड को पतला करने में सांद्र अम्ल के घोल में पानी मिलाकर उसकी सांद्रता कम करना शामिल होता है तथा खतरनाक गर्मी उत्पन्न होना तथा संभावित छींटे पड़ने के इससे बच सकते हैं, है ना। अगर आप पानी, यानी कि पानी में डायरेक्ट एसिड मिला रहे हो तो इससे आप छींटे पड़ सकते हैं, आपको हानि पहुंच सकता है। अब इसमें डाइल्यूशन होता है, एक तनुकरण होता है। क्या है, एक बारे में जानेंगे। तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी विलयन सॉल्यूशन, विलायक सोल्वेंट सॉल्यूशन पढ़े होंगे आप लोग क्लास 6 क्लास 7 में। इस मामले में जल, विलायक कौन होता है, जल, विलायक कौन है, जल। सोल्वेंट सॉल्यूशन कौन है, जिसमें को आप ऐड कर रहे हैं, मिलाकर उसकी सांद्रता कम कर दी जाती है। यानी कि जल में मिलाकर, समझ रहे हो जल में मिलाकर किसी केमिकल की सांद्रता या फिर विलयन सॉल्वेंट की सांद्रता कम करना ही क्या होता है, डाइसोल्यूशन यानी कि तनुकरण होता है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में जानते हैं। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक, आगे पढ़ेंगे, अगर इस पे भी सवाल है तो इसमें कौन सा हो जाएगा। हमने क्या कहा, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, इसमें एसिड टू वाटर है, क्या दिया है, इट रिक्वायर्ड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। ये तो सही है, एसिड टू वाटर है ना, नोट इन वाइस वर्सा, यानी कि वाटर टू एसिड नहीं कर सकते, ये सही है। डाइल्यूजन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। हाँ, तो ये क्या था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों सही व्याख्या है। अब 64 क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि थल प्राणियों की तुलना में, थल प्राणी समझते हो जो हम लोग जमीन पे रहते हैं, तुलना में जलीय प्राणी कौन हो गया, जो जल में रहते हैं, श्वसन दर धीमी होती है। यानी कि थल प्राणियों की तुलना में जो जल में प्राणी होते हैं उसकी श्वसन दर कम क्यों होता है, आइए समझते हैं। जलीय जीव जो होता है स्थानीय हम सब के, यानी कि हम सब की अपेक्षा जो होता है तेजी से सांस लेना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में उसे पानी के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है हवा में मिली ऑक्सीजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। समझ में आ गया। अब ये जो है जलीय जीव, वो उसके पास गलफड़ा होता है, ये उच्च सांद्रता के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करती है ना, लगभग 21%। ठीक है, अब 21% होती है उसकी सांद्रता,
जलीय जीव जो होता है घुली हुई ऑक्सीजन को निकालना पड़ता है। जलीय जीव को पानी में घुली ऑक्सीजन जीव को पहले सांद्रता के द्वारा निकालना पड़ता है, फिर पानी में हवा की तुलना में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, ये तो सही बात है। अब चयापचय संबंधी आवश्यकताएं पहले जानेंगे। सभी जीवित जीवों को ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जलीय जीव ऑक्सीजन कमी वाले वातावरण में रहते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें अपनी चयापचय आवश्यकताओं को पूरा करने, चयापचय समझते हो, डाइजेस्ट कोई चीज़ को कर रहे हो या फिर अपनी पूरी प्रक्रिया सांस के द्वारा ही जिंदा हो, तो ये जो पर्याप्त ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। अब जलीय जंतु जैसे मछली, गलफड़े नामक विशेष अंग होते हैं। वो गलफड़ा क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए अनुकूलित होते हैं। हम बोले थे ना, गलफड़ा मछली का क्या कार्य करता है, पानी से ऑक्सीजन निकालने होती है ना, कार्य करता है। इन गलफड़ों का सतहीय क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिससे जो है पानी से ऑक्सीजन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। मतलब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा है, यानी कि निम्न मात्रा है, हमने पढ़ा था, यानी कि कम मात्रा में है, तो ये निम्न होगा। तो आर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब 65 सवाल क्या करा है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होते हैं। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। सिनेमा हॉल सबसे पहले देखेंगे, इस तरह से होता है। ये क्या है, सिनेमा हॉल है। आप गए होंगे तो इस तरह से कर्व्ड टाइप के ऊपर रहता होगा, पीछे भी है ना, और ये सीढ़ी नुमा आकार से ऊपर का सीट रहता है। अब ये परावर्तित करने के लिए सिनेमा हॉल के छत अक्सर घुमावदार आकार में डिजाइन किया जाता है, ताकि ध्वनि समान रूप से परावर्तित हो और हॉल के सभी कोनों तक पहुंच सके, जिससे दर्शकों के लिए ऑडियो की गुणवत्ता सुधार हो सके। समझ में आ गया। तो इसमें कह रहा, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती है, सही है, यानी कि कर्व्ड होती है। एक कर्व्ड सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सभी यानी कि अधिकतम एक समान तरीके से यानी कि परिवर्तित करने में मदद करता है ना। यह सुनिश्चित होता है कि ये सब पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ये सही की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में सही है। ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, यह वैज्ञानिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से तात्पर्य है कि प्राकृतिक घटनाओं की खोज, ज्ञान प्राप्त करने तथा अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर देने की विविध प्रक्रिया ही वैज्ञानिक अन्वेषण है। समझ में नहीं है। अब ये जो है बी, डी और ए और सी के बारे में दिया हुआ है, पढ़ लेंगे आप लोग। तो इसका क्या आंसर होगा, रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। बी क्या करा है, किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े और साक्ष्य प्रमाण समान होते हैं। कोई भी सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि नहीं है, मतलब देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, ये गलत है, बारे में सही है, ये नहीं कहेंगे। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एक आंसर छुप रहा है क्या, एक मिनट। बी, वैज्ञानिक अन्वेषण की विशेषताएं बी और डी है, तो इसमें बी और डी, अच्छा यहाँ हमको लगा सी में, ठीक है। तो ये बी और डी होगा, ठीक है, बारे में सही है। ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ भी देखिए समान होते हैं, ऐसा सभी का साक्ष्य समान थोड़ी हो जाएगा, अलग अलग होगा। 67 सवाल क्या करा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। टंगस्टन के बारे में देखते हैं। ये जो है टंगस्टन इस तरह से होता है, घर में आप लोग लाइट देखते होंगे, पहले ही बल्ब रहता था है ना, रेड 100 वाट वाला, पूरा रेड गर्म करता था, ठंड में यही बल्ब यूज करते थे। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, सभी को पता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, हाई होता है,
इसका गलनांक क्या होता है, हाई, रेसिस्टिव हाई होता है, इसका भी रेसिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता हाई होता है। यह पिघलने बिना, यानी कि बिना पिघले ही श्वेत तप्त बना रहता है। देख रहे हैं श्वेत वाइट, यानी कि पिघलता नहीं। अच्छा, ये बल्ब अगर आप मिझा भी देते थे थोड़ा सा जलते रहता था, है ना, देखते थे पीला टाइप के हो जाता था। यह बार बार गर्म करने और ठंडा करने के चक्र को सहन करता है। जिस तरह से आप चालू किए फिर बंद किए, फिर चालू किए फिर बंद किए, फिर चालू किए फिर बंद किए, पट पट कर रहे हैं, ठीक है। अब टंगस्टन के गुण के बारे में समझते हैं। गलनांक इसका उच्च होता है और लगभग 3419 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है, इतना होता है टंगस्टन का बाष्पीकरण। उच्च तापमान पर भी टंगस्टन का बाष्पीकरण दर क्या होता है, कम होता है। अच्छा, बाष्पीकरण जल्दी ज़्यादा होता तो ये फ्यूज हो जाता ना, सट सनी। तन्यता ताकत, डक्टिलिटी, टंगस्टन में किसी भी धातु की तुलना में सबसे अधिक तन्य शक्ति होती है। प्रतिरोधकता, टंगस्टन में उच्च प्रतिरोधक होती है, ठीक है। टंगस्टन में क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होती है। अब समझ में आ गया। तो ये टंगस्टन इंसिडेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ ए टंगस्टन। टंगस्टन हाई स्लो रेसिस्टेंस, गलत। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेसिस्टेंट होता है, यानी कि आर गलत है, ये सही है। हाँ, एक प्लास्टिक बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाई पर समरूप 1 3 6, यानी कि इस तरह से। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कंसेप्ट में हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, प्ले लिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। सारा एनसीईआरटी एससीईआरटी से है सवाल, ठीक है। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा हूँ उससे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से पास होते हैं, पास हुए विद्यार्थी या फिर टीचर से ही जान सकते हैं। ये देखिए एक जार है, अब ऊपर में एक छेद किया गया, यहाँ भी छेद किया गया, यहाँ भी छेद किया गया, पानी को पूरा फुल भर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो है हाई प्रेशर कहाँ, नीचे वाले से जाएगा, सबसे कम प्रेशर ऊपर वाला से आएगा। तो इस तरह से है, तो ऑप्शन क्या था, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स। हाँ, निम्नतम छेद से, यानी कि सबसे नीचे वाले छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। और अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, ये गलत है। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, गलत है। निम्नतम छेद पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगी, गलत। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगी, गलत। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और डी, ए और डी, ठीक है। 69। अच्छा, देख रहे हैं कितना आसान सवाल था, लेकिन ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी, फलना चिलना ढकना कर दिया। यही तो है सीटेट साइंस। 69, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारण, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, जिस तरह से घर में आप वायर लगे हुए देखते हैं सगरों तार, उसके लिए बोर्ड की प्लग की ज़रूरत होती है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वेन्स आर्टरी है ना, अंदर में पूरा भरा पड़ा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र है। यही पूरा क्रियाकलाप जो है हम सब के बॉडी में करता है। अब यही कह रहा है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सिंगल सर्कुलेशन है या फिर डबल सर्कुलेशन है, क्लोज्ड है या फिर अनक्लोज्ड है ना। तो जाइए, आइए जानते हैं यहाँ पे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे हृदय वाहिनी तंत्र के रूप में जाना जाता है। हृदय रक्त वाहिकाओं, कौन कौन, धमनियाँ, नसों और कोशिकाओं, ठीक है, और रक्त का एक नेटवर्क है जो पूरे शरीर में एक नेटवर्क की तरह कार्य कर रहा है। पूरे शरीर में क्या क्या ले जाता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और न्यूट्रिशन हार्मोन सब ले जाता है, परिवहन तत्व करता है। हृदय एक मांसपेशीय अंग है, यह पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। दिल की बात कर रहा है, हार्ट। इसमें 4 कक्ष होते हैं। ऊपरे वाला आर्टरी होता है, दायां अलय, दायां निलय, हाँ, नीचे वाला निलय होता है, ऊपर वाला अलय होता है, आर्टरी उसको कहते हैं। अब रक्त वाहिकाएं क्या होती है, उसमें धमनी होती है और शिराएं होती है। धमनी का कार्य है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में ले जाना, है ना। हार्ट से पूरे शरीर में, हार्ट से पूरे बॉडी में कौन ले जाता है, धमनी। अच्छा, शिराएं क्या करता है, शिराएं ये ऑक्सीजन रहित होता है, यानी कि ये हृदय तक वापस लाता है, बॉडी टू, इसमें हो जाएगा बॉडी टू हार्ट,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबको समझ में आया? तो पूछा क्या था, या ओपन सिंगल सर्कुलेशन है या क्लोज डबल सर्कुलेशन है। तो मानव प्रसंचरण अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कि जो है हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, इसमें हार्ट कितना बार आ गया, 2 बार, बॉडी भी 2 बार आ गया। यानी कि ओपन डबल होगा या फिर क्लोज डबल, बंद तो होगा नहीं, सिंगल खत्म। अब ओपन में अगर ओपन तरह से काम करता तो हमारे बॉडी के बाहर काम करता, तो ओपन तो होगा नहीं, ये क्लोज्ड ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज डबल सर्कुलेशन। आइए 17 सवाल चलते हैं। कितना मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया लगभग, ठीक है, लगभग क्या 20 मिनट ही हो गया। 20 मिनट में हम लोग 10 सवाल किए हैं, 10 सवाल और करेंगे, ठीक है, बस रुक जाइए, 10 मिनट में 10 सवाल निपटा देते हैं। उसके बाद पेडागोजी 5 मिनट में, 35 मिनट में वीडियो खत्म। कक्षा आप 7 में हैं, आपको जो है एक फोटो दिखा दिया गया, आपको अनुकूलन करना है और समुच्चय जो ऑप्शन है उसके बारे में पहले डिटेल से समझना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाइएगा, पहले आप डायगोनिस्ट नैदानिक प्रश्नावली, आपके मन में प्रश्नावली उठेगा, है ना, ये किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद साक्षात्कार करिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू करेंगे, फिर चित्रांकन करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है, ये जो आप लोग हैं देख लेंगे। अब 71 क्वेश्चन है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जो है लैंड जो है प्लांट, सबसे पहले पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाता है इसमें बॉडी में, तो इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। तो मृदा सॉइल इरोजन होता है, मतलब इसमें कह रहा है नॉट काउज ड्यू टू नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण कैसे होता है, ये तो नीचे पृथ्वी से होता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं होता है, पूछा है। बायो मैग्निफिकेशन ये भी होता है, यूट्रोफिकेशन सुपोषण नहीं होता है, ठीक है। एन ऑडोमीटर इन ए कार मीजर्स, एक कार ओडोमीटर जो है, आप सबके पास बाइक होगा, नहीं होगा तो आप अगर सवारी कर रहे हैं तो आप सामने देखेंगे ओडोमीटर, ये यानी कि पूरा जो है कितना डिस्टेंस, जिस तरह जब से गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ है, ये ओडोमीटर है, आपको बताता है कि कितना किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कार द्वारा औसत नहीं डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ओडोमीटर में। चलिए 73 सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। अच्छा, किस तरह से जो है साइंटिफिक लॉ, तो दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल, यानी कि वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक जो बोल दिया वो थोड़ी ऑब्जर्वेशन के आधार पर करता है, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये दोनों में इससे बेटर लग रहा है। चलिए 74 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, स्वपरागन केवल द्विलिंगी फूलों में होता है। अच्छा, ये अच्छा से समझिएगा, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों एक में होते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, पौधा में, ठीक है। ये जो भाग होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये होता है स्त्री का, बाहर वाला होता है पुरुष का स्टेमन का, ये होता है पिस्टिल स्त्री केसर, ठीक है। अब पिस्टिल स्त्री केसर में क्या क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। अब पिस्टिल, अब स्टेमन में क्या होता है, पोलेन होता है, एंथर होता है। अच्छा, एंथर में जो होता है पोलेन यानी कि परागकण जो होता है, ये पोलेन है ना, ये पोलेन जो है इस पे स्टिग्मा पे जाके बैठता है किसी द्वारा, या फिर आप पोलिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे 2 पौधा के लिए, अब जिसमें फूल नहीं हो रहा है तो आप देख लिए कि ये सेल्फ पोलिनेशन वाला पौधा है, तो आप ऐसे रगड़ दीजिएगा ना तो देखिएगा फूल उग जाएगा, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है स्टिग्मा। अब इस सेल्फ पोलिनेशन में क्या करा है कि ये यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के बारे में जानते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आल्सो कॉल्ड है हार्मोफोरोडिक, इसमें जो होता है बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि एक में होते हैं, पिस्टिल होता है फीमेल का, स्टेमन होता है मेल का। रिप्रोडक्टिव अलाउ आर बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, है ना, इसमें दोनों प्रकार का होगा। बाइसेक्सुअल में सेल्फ
एंड सेल्फ एंड क्रॉस दोनों होगा, लेकिन यूनिसेक्सुअल में सिर्फ क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, ये जो है आप जो है याद रखिएगा, बस इतना ही। ठीक है, अगर किसी को पूरा पूरा मोटा मोटी नहीं समझना है तो ये याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल में दोनों होता है, सेल्फ एंड क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन दोनों होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल में क्रॉस पोलिनेशन होता है, ना कि सेल्फ पोलिनेशन होता है। अच्छा, क्रॉस पोलिनेशन दो पौधा होता है, एक होता है पिस्टिल, एक होता है स्टेमेन, यानी कि स्त्री केसर पुंकेसर। अब इससे जो है ये स्टेमेन है, ये हो जाता है पिस्टिल। अब इससे जो है पोलिनेशन यहाँ से होगा, इसमें जाएगा, और इसका पोलिनेशन यानी कि पोलन यहाँ जाएगा स्टिग्मा में, और इसका पोलन जाएगा इसके स्टिग्मा में। ठीक है, तब जाके हो जाएगा। तो ये क्रॉस पोलिनेशन यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। तो यही कहा गया है कि सेल्फ पोलिनेशन में हमने क्या बताया, सेल्फ पोलिनेशन में बाइसेक्सुअल में होता है, तो टेक पैलेस इन ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है ना, ये अभी हमने देखा, इसमें नहीं होता है। सेल्फ पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर पोलिनेट विथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये बाइसेक्सुअल बोले थे ना, सेल्फ एंड क्रॉस दोनों होगा, लेकिन यूनिसेक्सुअल में सिर्फ क्रॉस होगा, है ना। तो ये जो है सेल्फ पोलिनेशन टेक पैलेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ये सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही न ले रहा था, देखो तो बाइसेक्सुअल में सेल्फ पोलिनेशन ले रहा था, यूनिसेक्सुअल में तो बोला नहीं है, तो ये भी सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पोलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखिए, ये बाइसेक्सुअल में सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों होगा। तो ये जो है अच्छा, यानी कि शुरू में हम पढ़ाई करते थे, यानी कि जिस स्टार्ट किए थे, तो ये भी हमको समझ में नहीं आया था। ठीक है, सच मानो तो ये जो है हमने बहुत ही, मैंने खुद पहले देखा, फिर समझा, फिर जो है एनसीईआरटी किताबें पढ़ी, फिर जाकर जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब तो पढ़ाने लगे तो अब जो है अच्छा समझ में आता है। तो आप भी है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब नहीं करना है, ध्यान से इसको देखना है। आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कितना सवाल हो गया, 75 पे, यानी कि 75 तो लगभग कितना, 15 और बच गया ना, 15 5 20 80 10 90 15 सवाल। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। 75, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आगमिक विवेचना के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये क्या रहा, डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, यहाँ से अब आ गया लगभग। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पेडागोजी, वेरीफाई ला रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस, सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, परिवर्तन के नियम। अच्छा, ओपन इंडेड क्वेश्चन समझते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन कल ही हमने बताया है। ओपन होता है यानी वाई का, जो आस्किंग स्टूडेंट मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा वेरियस कॉज, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ लेना। 76 पुरुष के 2 शुक्राणु 2 अंडाणु एक साथ बनते हैं तो बनने वाला जुड़वा होता है, तो कैसा बनेगा बताओ तो। समरूप या भ्रांति हो सकता है, फ्रैटर्नल, मे बी आइडेंटिकल और मे बी फ्रैटर्नल, तो इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, जुड़वा बच्चे 2 मुख्य तरीके से बन सकते हैं, एक निषेचित अंडे के विभाजन से, मोनोजाइटिक जुड़वा बच्चे, या 2 अलग अलग निषेचित अंडों से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मे बी आइडेंटिकल, मे बी फ्रैटर्नल। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रैटर्निटी। अगला सवाल है 77, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल के संरक्षण के बारे में सही है। अच्छा, वर्षा जल किस तरह से, तो ये भूजल के संरक्षण करता है, यह स्थानीय प्लावन को कम करता है, जल निकासी समस्याओं को उत्पन्न करता है, क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, इट कैन बी बेस्ट इरिगेशन, ये कर सकते हैं, क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी डी हो जाएगा इसका आंसर, ये भी डी। अगला सवाल क्या करा है 78, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। अच्छा, इनकरेज सिटीजन एक्टिविटीज, आर्गुमेंट स्केल, डेवलपिंग मल्टीपल रिस्पेक्टिव एंड इशू, appreciating the role of society in developing society, encouraging citizen science activity। तो ये सी डी होना चाहिए, इसका आंसर है ही नहीं। विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में,
नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। ये नहीं होना चाहिए, ये भी डी है ही नहीं, ये भी डी। अच्छा, इसको देखते हैं लौट कर, ठीक है। 79 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो क्या करता है, सबसे पहले क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, एक्सप्लोर द फैक्टर, साइंस एज इंक्वायरी, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले चने के बीजों को अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। दिए गए पौधों को साग झाड़ों वृक्षों के वर्गीकरण तो नहीं होगा, वर्गीकरण आसान है, ठीक है, सूचीबद्ध भी कर लेंगे, अवलोकन भी कर लेंगे, लेकिन कारकों का अन्वेषण करना ही ये क्या कहलाता है, इंक्वायरी। 80 नंबर क्या कहता है, विज्ञान में लिंग प्रतिसंबंधी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। पेडागोजी, रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल। तो ये कौन सा निगेटिव पॉइंट होता है, मोटा मोटी बात करें तो जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग को, रूढ़िवादिता को, परक पदार्थों को संलिप्त करने में, समूह बनाने में, आकलन के प्रयोग में। तो हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 81 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों को सही उत्तर में, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अच्छा, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक जो कि शोषण करता हो। इसका मतलब यह है कि इसके लिए सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या कहता है, हरे पौधे जो है सूर्य की प्रकाश की से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, तो ये इंडोथर्मिक हो गया, है ना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिस्पिरेशन, जो हम ऊर्जा छोड़ते हैं, ऊर्जा बाहर निकालते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, टर्मेरिक कलर इन एसिड क्या हो जाएगा, कलर इन बेस। तो सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर एसिड में क्या होता है, नीला, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, और यही बेस में डालेंगे तो रेड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस तरह से एसिड वाला हो गया। अब नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन ये क्या होता है, टर्मेरिक रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एसिड में नो चेंज होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। और ये चाइना रोज क्या होता है, ग्रीन हो जाता है बेस में, ठीक है, लेकिन एसिड में क्या हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। सबको समझ में आया। नेफ्थलीन एसिड में नो चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नो चेंज, लेकिन बेस में क्या हो जाता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज, इसमें भी नो चेंज होता है, यानी कि इसे रेड भी बोल सकते हैं, ऑरेंज भी, यानी कि ऑरेंज है तो ऑरेंज की तरह ही रहेगा, या फिर नो चेंज भी बोल सकते हैं। बेस में क्या हो जाता है, पिंक, तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा, कलरलेस ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा आ गया, 1। ये हिंदी रह गया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। अब क्या करा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंटास्टिक में, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में, लैक्टिक एसिड कर्ड दही में, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में, ऑब्जर्विक एसिड आंवले में, विटामिन सी भी साइट्रस फ्रूट में, टार्टेरिक टर्माइंड में, ठीक है, ग्रेप्स में, मैंगो में। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज किया जाता है, सॉप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सब समझ में आ गया। 83 द कलर ऑफ ए फ्लेम डिपेंड्स ऑन, तो ये इसमें इस पे करता है, इस पे नहीं करता है, ठीक है। सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर पवन के जनन भाव के लिए उत्तरदायी है, ये और ये, ठीक है, ये सब कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो ये और बी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, ये क्या होता है, अल्मोनियम 13, ये क्या होता है, सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन होता है, सी, ठीक है। इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, -1। अच्छा, इसको AlCl3 कर सकते हैं, है ना, क्लोरीन को। तो इस तरह से लिख सकते हैं AB3, क्यों, क्योंकि जो इसको ज़रूरत है वैलेंसी का, इसको ज़रूरत नहीं है तो इसको दे दिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। 86 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, तो कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये क्या है, सही है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ टू हीट फॉलो थ्रू, अच्छा सही नहीं है, पूछा ना, तो गैसों में चालन नहीं होता, ऐसा कहना गलत है। गैस गर्म रहता है, गैस को जलाइएगा तो चालन होगा। द्रवों की तुलना में ठोस जो है वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। तो हाँ, देखते हैं, गर्म लोहा को आप पकड़ लीजिएगा तो उसमें चालन जो है ज़्यादा होता है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होना जरूरी होता है।
सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार को प्रभावित करने में अनुमति नहीं देता है, अलग अलग सबका है। 87 क्या करा है, अच्छा डेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी से वो अधिक है। तो इसमें कह रहा है कि 1/4 भाग पहला पानी में है, ये ए का हो गया, यानी कि 3 भाग ऊपर में है ना, 3 भाग ऊपर में है। अच्छा ये जो बी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3/4 भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। समझ में आया? तो ये पानी में 3/4 भाग डूबा हुआ है, तो यानी कि 1/4 भाग ऊपर है और इसका 3/4 भाग डूबा हुआ है बाहर के आयतन, द्रव के बाहर आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, यानी कि 3 भाग डूबा हुआ है। ठीक है, 3 भाग डूबा हुआ है, 1 भाग ऊपर है और इसमें 1 के भाग डूबल है, यानी कि इसका डेंसिटी कम होगा और ये का डेंसिटी ज़्यादा है, तब ना अंदर 3 भाग गेल है, 1 के भाग गेल है, तो द्रव का ये घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है। अच्छा 88 क्या कह रहा है, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकन को लिखती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अवलोकन सही नहीं है, तो ये फट ध्वनि सुनाई देगा। हाइड्रोजन गैस ये उष्माशोषी नहीं होता है, ये इंडो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, फट से आवाज़ बाहर आ रहा है ना, उष्मा क्षेपी है, इंडोथर्मिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्या कर रहा है 89, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, तो इसमें अपसारी डाइवर्जेंट क्या पढ़े थे, अपसारी एक होता है अभिसारी क्लोज्ड पर्सन, ये हो जाएगा ओपन इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन इंडेड, तो ओपन इंडेड में कौन कौन हो जाएगा? अच्छा आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिटवीन अ स्टूडेंट डिस्कर नहीं करना चाहिए, ये और ये सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ए सी ई एफ, ACEF आंसर ये हो जाएगा। 89 क्या होता है? वर्चुअल। अच्छा इसमें ना कनकेव मिरर में एक अथी है, ट्रिक है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा इन्वर्टेड। अच्छा जो भी रियल एंड इन्वर्टेड है तुरंत उसको लिख दीजिए कनकेव मिरर, ये हो जाएगा कनकेव मिरर, कॉनकेव, ये भी हो जाएगा कॉनकेव। अच्छा देख लीजिए ऊपर में कॉनकेव कौन कौन है, ये तो खत्म, बी में कॉनकेव कॉनकेव ये तो खत्म, यानी कि ऑप्शन 2 को बच गया। अब ऊपर में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कब होता है? सेम एंड ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, तो ये प्लेन मिरर 3 का हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया? 3rd। इस तरह से पढ़ना था। अब वीडियो कैसा लगा जो है, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि लगभग 37 मिनट में जो है अच्छे से हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, अब जो है आपको है इतना काम करना है, लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर का बटन दबा के अपने ग्रुप में शेयर कर लेना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा यार। मैथ भी हम करा रहे हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं, NCERT साइंस भी करा रहे हैं, सब आप लोग के लिए ही करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमेशा 9:15 में सुबह जो है आपको क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है ना, सीटेट का। और शाम में जो है 9:15 शाम को क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ तो? कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक जो है क्लास मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्रिक जो है सब्जेक्टिव वाइज पढ़ाया जाता है, ये मिलता है। ठीक है, तो आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।